झाले का जॉइन? हो गए जॉइन? आवाज मधूनच कट होतो. हाँ, खूप डिस्टॉर्शन. आवाज नाही येत का क्लिअर? हा, आवाज म्हणजे काहीच कळालं नाही असं समज. मला असं वाटतं हाँ, माईकच्या दूर तू जाते ना तसं तो आवाज जरा येऊन जातो. आणि हो नेट का? स्लो आहे. एखाद्या वेळेस तुमच्याकडचे नेट स्लो असेल असं मला वाटतं. इंटरनेट स्लो आहे. आवाज पुन्हा डिस्टॉर्ट झाला. मला बरोबर येतोय हा. हो का? तुला येतोय का? हम्म. तू जागा चेंज करून बघ ना नितीन जरा, आणि सांग मला, म्हणजे कसं सगळ्यांसाठी मी ते योग्य राहील. मी- थोडस मी तुझ्या जागा घरामध्ये बदललेली थोडी आहे. जागा change- हो का? हो, नाही जागा बदललेली मी. हा. आणि वरतून हे पण लावलेलं आहे आपलं काय म्हणता हॉटस्पॉट पण लावलेलं आहे. पण ठीक आहे, मी अच्छा. पाहतो. अजून गॅलरीत जातो. हा, मधून मधून येतो, मध्ये डिस्टॉर्ट होऊन जातो. ठीक मध्येच आहे, हे होत आहे का? चला आता. हा, हा हा. आता येतोय. शेअर होत आहे, स्क्रीन शेअर होत आहे. हो हो. हा, स्क्रीन शेअर होत आहे ना. तर मी आता हे परत एकदा घेते. हाँ, बैलेंसिंग ऑफ नेवल सेंटर. तर सबसे इम्पोर्टेंट हमारी नेवल होती है. तो नेवल जो है ये नेवल जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का. जब हम हमारे माँ के ऊम में होते हैं, यानी कि गर्भावस्था में, वो शिशु जो होता है वो शिशु को यहीं से उसको सब खाना पीना सब जो कुछ भी है वो ब्लड सप्लाई जो है वो यहीं से उसको मिलता है. तो इसका मतलब क्या है कि वो का पूरा डेवलपमेंट जो हुआ, वो जो पूरा उसका डेवलपमेंट हो रहा है, तो जब उसका डेवलपमेंट हो रहा है, इसका मतलब है कि उसके पूरे शरीर के हर एक सेल में यहीं से उसको पोषण मिल रहा है. तो इसका अर्थ क्या है कि ये नेवल जो है हमारी, ये नेवल इतनी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से सभी सेल्स को, पूरे बॉडी के सर से लेके पांव तक के सभी सेल्स हमारे यहाँ से जुड़े हुए हैं. तो ये जो नेवल है, ये नेवल कभी कभी डिसलोकेट हो जाती है, उसका पोजीशन खिसक जाता है, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, साइड को जाएगी. तो ये उसका स्थान जब बदल जाता है तो वो पेशेंट को बहुत तकलीफ होती है. ऊपर जाएगा तो हार्ट का, लंग्स का इश्यू होगा बहुत ज्यादा. साइड में जाएंगे तो उसके वहां पे जो भी कुछ ऑर्गन्स है वो उस ऑर्गन्स में बिगड़ जाएगा. नीचे जाएगी तो पूरा सब नीचे वाले जो सभी ऑर्गन्स है वहां पे दर्द होगा, डिसेंट्री लग जाएगी, अनइजीनेस होगा, बहुत दस्त लग जाएंगे, बहुत दर्द होगा. तो इस तरह से ये प्रॉब्लम्स होता है. और ये कैसे पता चलता है कि हमारी नाभि खिसक गई है? तो ये जो है, ये हार्ट लाइन जो है, ये हार्ट लाइन सीधी होनी चाहिए. हार्ट लाइन जो है ये सीधी होनी चाहिए, और ये दोनों उंगलियां एक लाइन में होनी चाहिए. ये जॉइंट्स एक लाइन में, ये दोनों जॉइंट्स और ये उंगली एक लाइन में होनी चाहिए, और ये लाइन हार्ट लाइन ऐसे एक लाइन में होनी चाहिए. अगर ये नीचे ऊपर हो गई ये हार्ट लाइन, ये दोनों, इसको जोड़ा जाता है, ये दोनों उंगलियों को जोड़ा जाता है, और इसको देखते हैं. अगर ये नीचे ऊपर हो गया है तो इसका मतलब है आपकी नाभि खिसक गई है. तो सबसे पहले पेशेंट की नाभि ठीक करनी होती है.
नाभि ठीक करने से आधे डिसीजेस जो है वो ठीक हो जाते हैं। तो ये नाभि का हो गया। फिर प्रिकॉशंस क्या लेना है कि प्रिकॉशंस ट्रीटमेंट ऐसे वक्त करना चाहिए जब उस कुछ खाया हो। एम्प्टी स्टमक कभी भी उसे ट्रीट नहीं करना है, क्योंकि अगर उसके पास एनर्जी नहीं है, पहले ही वो एनर्जी लेस है और उसको आप ट्रीटमेंट करोगे, क्योंकि हमारी ट्रीटमेंट जो होती है वो एनर्जी के ऊपर होती है, तो एनर्जी उसको चाहिए, तो फिर उसको चक्कर आने लग जाएंगे या फिर अनइजीनेस हो जाएगा। तो सबसे पहले तो उसे बताना चाहिए कि तू स्नैक्स लेके आओ, चाय बिस्किट्स वगैरह लेके आओ, तभी यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आना। तो एम्प्टी स्टमक कभी भी ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए, उसे खाने के बाद ही देना चाहिए। इमीडिएटली द ट्रीटमेंट कभी भी खाना नहीं चाहिए, बाथ नहीं करनी चाहिए और विगरस एक्सरसाइज भी नहीं करनी चाहिए। एकदम से एनर्जी में गड़बड़ हो जाती है, इसलिए कभी भी ट्रीटमेंट के तुरंत बाद नहीं नहाना है, तुरंत बाद नहीं खाना है और तुरंत बाद ट्रीटमेंट के विगरस एक्सरसाइज नहीं करनी है। may cause some discomfort, rest for 10 to 15 minutes और फिर आप नहाने के लिए जा सकते हो। After the application treatment within 5 to 10 minutes, if anyone feels heaviness in the head, अगर कोई किसी को जड़ लग रहा है, हेवीनेस लग रहा है, या किसी को अनइजीनेस फील हो रहा है, या कुछ गड़बड़ी हो, ऐसे कुछ तो गड़बड़ है ऐसे लग रहा है, तो फटक से उसके सभी मैग्नेट्स निकाल डालो। कलर लगाया है तो कलर धो दो, तो फिर वो नॉर्मल हो जाएगा। तो ये सब गड़बड़ी क्यों होती है? जब हम किसी पेशेंट को अगर किसी को डिसीज है, अब भी डिसीज है, तो क्या होता है ना कि ये डिसीज जो है वो ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज है। अब ये अपनी मेरिडियन है, तो ये इस मेरिडियन से ये ब्लॉकेज है, तो ये ब्लॉकेज हमें क्या करना है, हमें ये खोलना है। जैसे ही हम ये ब्लॉकेज खोलते हैं तो ये वोल्टेज जो है, ये हाई वोल्टेज एनर्जी जो है वो आगे जाती है, और आगे अगर यहाँ पे डिसीज है तो वो एक तो वो बढ़ जाएगा और थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और बढ़ने के वो धीरे धीरे कम भी हो जाएगा। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी ट्रीटमेंट गलत है, ऐसा नहीं है, वो ट्रीटमेंट सही है, लेकिन उसका ये क्लियर हो रहा है, वो क्लियर हो रहा है। जैसे जैसे ये आगे आगे जाएगा और उसका ब्लॉकेज धीरे धीरे निकल जाएगा, तो वो डिसीज जो है वो क्लियर हो जाएगा और वो आदमी ठीक हो जाएगा। तो ये है, इस तरह से ये एनर्जी यहाँ पे आ गई है, ये वोल्टेज निकल रहा है, और ये बीच में अगर रेजिस्टेंस है तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा डिसीज है, तो ये एनर्जी यहाँ तक हमें भेजनी है, बीच में ब्लॉकेज है, उसे हमें खोलना है। तो फटाक से क्या हो सकता है, अगर ये एकदम से खुल गया तो वो आदमी को एक तो अनइजीनेस लगेगा या जैसा आएगा, लेकिन वो ठीक हो जाएगा, 2 मिनट के बाद वो ठीक हो जाएगा। मैग्नेट्स, छोटे बच्चों को मैग्नेट्स नहीं लगाने हैं, उन्हें सिर्फ कलर और सीड थेरेपी करनी है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको मैग्नेट्स नहीं लगाने हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स भी अवॉइड करने होते हैं, और ट्रीटमेंट जो है वो सीड से ही करनी चाहिए प्रेगनेंसी में, और जेंटल प्रेशर देना चाहिए। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल्स फीमेल्स ट्रीटमेंट should be avoided। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ट्रीटमेंट नहीं लेनी चाहिए, और ली तो कौन सी लेनी चाहिए, जो कि साइकिल से रिलेटेड नहीं है। अगर आप कफ के लिए ले रहे हो तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए जो पॉइंट्स नहीं लगाने हैं, दूसरे कुछ पॉइंट्स है तो वो आप लगा सकते हैं। इन अ वीक
जो पर्सन वीक है, एकदम से दुबला पतला है, जिसके शरीर में खून नहीं है, एनीमिक कंडीशन है, बहुत एजेड है, एजेड मतलब बहुत ज्यादा एजेड, वो एजेड पर्सन 89 90 वगैरह साल के, जिनके शरीर में खून नहीं है, इस तरह के जो एजेड पर्सन होते हैं, या फिर एकदम छोटे बच्चे होते हैं, उनको मैग्नेट्स नहीं लगाने चाहिए, उनको कलर थेरेपी, सीड थेरेपी ही देनी चाहिए। If this disease in such a case is chronic, then only one may use magnets. अगर छोटे बच्चों को भी अगर क्रोनिक डिसीज है, उनको भी मैग्नेट लगाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब उनको क्रोनिक बीमारी है। और एजेड लोगों को भी मैग्नेट्स लगाए जाते हैं अगर उनकी बीमारी क्रोनिक है। तो क्रोनिक को हम लगा सकते हैं, लेकिन अगर एनीमिक है और ज्यादा कुछ बीमारी नहीं है तो नहीं लगानी। आफ्टर इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? एकदम से वो एनर्जी ब्लॉकेज एकदम से खुल जाने से क्या होता है कि वर्टिगो, या फिर अनइजीनेस वगैरह हो सकता है, एकदम से एनर्जी आ जाने से। तो इस ऐसे टाइम में वर्टिगो वगैरह, तो पेशेंट को लिटा दो नीचे, उसकी एनर्जी सेटल हो जाएगी। फिर ये जो हमारे नोज और लिप्स के बीच में जो ये खड्डा होता है, वहां पे प्रेस करना है, जोर से यहाँ पे प्रेस करना है, तो कोई भी बेहोश आदमी ठीक हो जाता है। कहीं भी अगर आप कहीं जा रहे हो, अगर कोई आदमी बेहोश हो गया एकदम से, तो आपको क्या करना है, उसके यहाँ पे जोर से प्रेस करना है। जैसे ही आप यहाँ पे उसके प्रेस करोगे, वो एकदम होश में आ जाता है। तो होश में लाने के लिए यहाँ पे प्रेस करना है। फिर तलवों में, हाथों के और पैरों के तलवों में प्रेस करना है, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है, ये हमारे मेन पॉइंट्स है, जिसे हम सहस्त्रार के पॉइंट्स कहते हैं। तो ये इस पॉइंट को दबाते ही सब क्लियर बैलेंस हो जाता है। और कभी आफ्टर एप्लीकेशन सम एक्यूपॉइंट्स, इफ द पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ लूज मोशंस, दिस इज also indicative of cleansing the process। अगर हमने किसी को ट्रीटमेंट दिया, पॉइंट्स लगाए, और पॉइंट्स लगाने के बाद उसको लूज मोशन लग गए हैं, तो लूज मोशन लग गए इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी ट्रीटमेंट गड़बड़ हो गई है, तो उसकी क्लीन शुरू हो गई है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन हो रहा है। अगर उसके स्टमक में कुछ प्रॉब्लम है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, तो वो क्लियर हो रहा है, क्लींजिंग की प्रोसेस हो रही है, इसीलिए लूज मोशंस हो रहे हैं, और वो 2-3 दिन में ठीक भी हो जाते हैं। और अगर वो ठीक नहीं हुआ, 2-3 दिन के बाद भी अगर वो नहीं नॉर्मल हुआ, तो फिर हम उसके पॉइंट्स चेंज कर सकते हैं, ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं। जो हमने 4-5 घंटे लगाए, तो हम ड्यूरेशन उसका कम कर सकते हैं। तो वो हर एक पेशेंट अलग अलग होता है, हर एक पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशन एलिमेंट्स अलग अलग होते हैं, तो उस हिसाब से वो पेशेंट को देखना होता है, उस पेशेंट के हिसाब से उसका ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन वगैरह चेंज करना पड़ता है। आफ्टर अंडरगोइंग अ सच ट्रीटमेंट, चेंजेस हैव बीन फाउंड इन मेंटल स्टेट ऑफ द पेशेंट आल्सो। और कभी कभी क्या होता है कि ट्रीटमेंट देने से क्या होता है कि उसके फिजिकल में भी डिफरेंस होता है और मेंटल लेवल पे भी होता है, क्योंकि हमारा सिर्फ फिजिकली ब्लॉकेज है ऐसा नहीं है, तो हमारे कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, इमोशंस दबे हुए होते हैं। तो दबे हुए इमोशंस एकदम से खुल जाने से क्या होता है कि वो आदमी एकदम से जोर जोर से चिल्लाने लगेगा, एंगर उसमें से निकलेगा, वो छोटी छोटी बात इरिटेट होगा, झगड़ने लगेगा, सैडनेस, या फिर उसको सैडनेस आ जाएगा बहुत ज्यादा, या फिर वो बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाएगा। नेचुरल प्रोसेस है, क्लींजिंग के प्रोसेसेस है, मेंटली भी वो क्लींजिंग हो रही है, फिजिकली भी उसकी क्लींजिंग हो रही है। At times it has been seen that frequency of urine increases after treatment। और कभी कभी क्या होता है कि यूरिन की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। यूरिन की फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ गई? क्योंकि आपके जो ब्लड
ब्लड भी क्लींस हो रहा है। ब्लड की किडनी में अगर कुछ प्रॉब्लम है, यूरिनरी ब्लैडर में कुछ प्रॉब्लम है, तो ब्लड की क्लींजिंग भी हो रही है। ब्लड की क्लींजिंग हो रही है तो वो किडनी भी छान रही है ना अपने जो क्या कहते हैं लिक्विड मटेरियल जो है हमारे बॉडी में, वो उस लिक्विड का भी क्लींजिंग हो रहा है, तो यूरिनेशन भी बढ़ेगा। बार बार आपको यूरिन को जाना पड़ेगा, तो फ्रीक्वेंसी, यूरिन की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है। तो ये भी सिम्टम किसका है कि आप अच्छे हो रहे हो। इट इज नॉट द सिम्टम ऑफ इलनेस दैट इंडिकेटिव ऑफ सम स्पेसिफिक काइंड ऑफ डिसीज विच ऑन कंटिन्यूइंग ट्रीटमेंट नॉर्मलाइजेस सून। थोड़ी देर में वो नॉर्मल हो जाएगा। जनरली आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूप्रेशर वन फील्स स्लीपी। कभी कभी क्या होता है ना कि वो पॉइंट्स लगाते लगाते ही नींद आने लगती है। क्यों? क्योंकि आपके एनर्जी में कुछ बैलेंसिंग हो रहा है। तो उससे क्या होता है कि जैसे ही हम पॉइंट्स लगाते हैं तो वो स्लीपी फील करता है वो, और अच्छी नींद आ जाती है। जिनको नींद ही नहीं आ रही थी, ऐसे लोगों को बहुत अच्छी नींद आने लगती है, क्योंकि उनकी एनर्जी बैलेंस हो जाती है। जनरली आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूप्रेशर वन फील्स स्लीपी due to the excess stress and strain in this modern world. We often ignore sufficient rest and sleep. हम इतना काम करते हैं, इतना स्ट्रेस है आजकल कि उसके कारण क्या होता है ना कि हम रेस्ट ही नहीं ले पाते हैं, और हमारी नींद ही अच्छी तरह से नहीं होती है। Via acupressure treatment, this is restored and helps to keep the balanced and healthy state of our body. और एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट से हमें वो बैलेंस हो जाती है हमारी एनर्जी, और हेल्दी लाइफस्टाइल हमारी अपनी बॉडी हेल्दी हो जाती है। स्कोप ऑफ एक्यूप्रेशर क्या है? द कॉमन माइंड थिंक्स दैट दिस फील्ड ऑफ ट्रीटमेंट इज ओनली यूज्ड टू द ट्रीट पेन्स एंड स्प्रेन्स एक्सेट्रा। एक कॉमनली हम ऐसे सोचते हैं कि सिर्फ पेन हो रहा है, कहीं पे मोच आ गई है, तो उसी वक्त सिर्फ एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल करना है, ऐसा नहीं है। बट द फैक्ट इज दैट एनी काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स प्रिवेलिंग एनीवेयर इन द बॉडी, कौन सी भी क्रोनिक डिसीज हो, बिसाइड्स पेन, syndromes like arthritis, cervical spondylitis, backache, knee degeneration, asthma, stones in the kidney, stone in gallbladder, stone in urinary bladder, ulcers, gastritis, appendicitis, paralysis, heart diseases, high and low blood pressure disorders, TB, cancer, AIDS, ये सभी बीमारियां हम ट्रीट कर सकते हैं एक्यूप्रेशर के द्वारा। बट इट रिक्वायर्स द स्टडी ऑफ एडवांस्ड बुक ऑन द सब्जेक्ट पब्लिश्ड बाय द संस्थान। अभी हमने संस्थान में देखे हैं कि बहुत सारे पेशेंट के ऊपर इलाज हो रहा है, और उसके इफेक्ट्स भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं, क्योर हो रहे हैं पेशेंट्स। तो ये हो गया आज का अपना पोर्शन। आज हमने क्या पढ़ा है? नेवल सेंटर, नेवल बैलेंसिंग, फिर नेवल डिस्प्लेसमेंट, फिर उसके बाद हमने ये देखा कि किस तरह से हम मैच करके लाइंस को देख सकते हैं हमारी नेवल ठीक है या नहीं है। Be time of acupressure best time for the acupressure treatment कौन सा होना चाहिए? आफ्टर मील्स होना चाहिए। आफ्टर एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट वन शुड अवॉइड, क्या नहीं करना है हमें। फिर उसके बाद हमने देखा कि पेशेंट कब उसको चक्कर आते हैं तो क्या करना चाहिए। तो ये इसका आंसर आपको लिखना है, मैं इसलिए मैंने बताऊंगी नहीं, अभी आपको ये ढूंढना है। which pressure point helps the faintness and vertigo, जब आपको कोई व्यक्ति बेहोश हो गया या किसी को चक्कर आते हैं, वर्टिगो यानी कि चक्कर आते हैं,
तो ऐसे वक्त हमें कौन सा प्रेशर पॉइंट लगाना है, वो कहाँ पे है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट शुड बी, क्या होना चाहिए, चिल्ड्रन को कौन से मेथड से कर सकते हैं हम ट्रीट। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल हमें क्या नहीं करना है, क्या अवॉइड करना है, इसका आंसर आपको ढूंढना है। इफ हेवीनेस इन हेड ऑकर्स आफ्टर ट्रीटमेंट, तो हमें क्या करना चाहिए, ये आंसर आपको ढूंढना है। लूज मोशंस आफ्टर एक्यूप्रेशर इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है आपको लूज मोशंस हो रहे हैं। चेंजेस इन एंगर, सैडनेस, इरिटेशन आफ्टर ट्रीटमेंट इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है। इंक्रीज यूरिनेशन आफ्टर ट्रीटमेंट, ये क्या बता रहा है। फीलिंग स्लीपी आफ्टर ट्रीटमेंट इंडिकेट्स, वो क्या बता रहा है, इसका आंसर यहाँ पे ढूंढो। एक्यूप्रेशर मेनली वर्क्स ऑन which one is not commonly treated by acupressure, इसमें से not commonly treated. Which statement is correct, यहाँ पे आपको देखना है। naval energy is related primarily with, naval energy किससे जुड़ी हुई है, core of the core energy of the body, हमारी पूरे शरीर की कोर एनर्जी जो है उससे जुड़ी हुई है। तो ये आज का हमारा सेशन यहाँ पे खत्म होता है। या इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो। और मेरा नेट का अगर इश्यू है तो मैं मेरा रूम चेंज करके देखती हूँ कल। अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो मैं कल देखती हूँ, मेरा स्थान बदल के देखती हूँ, आप अपना स्थान बदल के देखिए, तो कल हम देखते हैं। इसमें आज के सेशन में कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ पॉइंट है तो आप बोलिए। आज के सेशन में को समझ में आ गया सब? कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो मैं क्लोज करती हूँ आज की मीटिंग। आप अपने ग्रुप में भी आपका क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगी। तो मैं अभी मीटिंग क्लोज करती हूँ। थैंक यू। रिवीजन तो ले ली मैंने अभी। कल जैसे ही जुड़ते हैं तो हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले राहुल जी, अभी तो आप जुड़ गए थे ना, मैंने फिर से लिंक डाली थी और आप जुड़ गए थे, तो कल भी एक बार हम छोटा सा रिवाइज कर लेंगे। गुड नाइट।